राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जिसका काम ही है कि दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर में से इंग्रेडिएंट निकालना, प्रोडक्ट्स निकालना। और वो जो फिर प्रोडक्ट्स होते हैं फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ के काम आते हैं, एज ए फूड की तरह काम में लेना, या फिर उनके प्रोडक्ट्स के अंदर में एज एन इंग्रेडिएंट काम में लेना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इस कंपनी की बात करते हैं, सनस्टार नाम की एक कंपनी है जो कि यूजुअली मक्का जो होता है इसको एज ए अपना प्रोडक्ट यूज़ करती है। फिर इसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, और फिर वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम आते हैं। जैसे अलग अलग फूड्स के अंदर इंग्रेडिएंट की तरह काम आ गए, थिकनिंग एजेंट की तरह काम आ गए, स्टेबलाइजर की तरह एनिमल्स के जो फूड्स बनते हैं उनके अंदर में ये इसके प्रोडक्ट्स काम आ गए। सो ये जो कंपनी है ये यूजुअली मक्का का यूज़ करके फिर उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सेल करती है। ऐसी एक कंपनी है यही वाली सनस्टार नाम की। सो ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की ट्राई कर रही है आईपीओ के थ्रू। सो इस वीडियो के अंदर में हम इस लोग जो है इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो सर बेसिक डिटेल्स अगर बात करते हैं आईपीओ की, तो यहाँ पे 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 95 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है, और यहाँ पे कंपनी 510 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से उठाने की कोशिश करी, जिसमें से 400 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 113 करोड़ रुपए कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, जो कंपनी ने जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो यहाँ पर इतने वर्थ ऑफ शेयर्स बेच रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और 70% के आसपास में रह जाने वाली है आईपीओ के बाद में। सो लगभग अच्छी खासी मालिकाना हक जो जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी उनके पास में रह जाएगा आईपीओ के बाद में भी। सो अच्छा अपना स्टेक ज़्यादा बेच नहीं रहे, वो थोड़े बहुत पैसे यहाँ से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अब ये जैसे हम लोग कंपनी क्या काम करती है ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पे कंपनी ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है उसके पीछे मेन रीज़न, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है मार्केट से पैसा उठाती है उसके पीछे रीज़न होता है। अदरवाइज कोई भी जो प्रमोटर होता है अपना मालिकाना हक अपनी कंपनी में देने का बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। अदरवाइज उसको कोई और बेनिफिट ना दिख रहा हो कंपनी के फेवर में या फिर खुद के फेवर में, तो खुद के फेवर में तो उन्होंने अपने शेयर्स बेच ही रहे हैं। अब कंपनी के फेवर में क्या बेनिफिट दिख रहा है, तो यहाँ पे उनको ज़रूरत है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। उनका एक जो धुले में एक प्लांट है जहाँ पर ये जो जो प्रोडक्ट है जो कि मेज़ मक्का जो प्रोडक्ट है उससे फैक्ट्री है धुले वाली, वहाँ पे उसको एक्सपेंशन करना है। दूसरा यहाँ पर जो उनके ऊपर लोन है उस लोन को चुकाना है थोड़ा बहुत। ये जो मेन दो कारण कंपनी ने बताए हैं, और ये यहाँ पर इतने पैसे जो लगभग 181 करोड़ रुपए तो कंपनी यूज़ करने वाली है धुले वाली जो फैसिलिटी है उसको एक्सपेंड करने में कि वहाँ कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। और दूसरा 100 करोड़ रुपए के आसपास में लोन का पेमेंट करना है, कंपनी ऐसा बोल रही है। सो ये बेसिक आईपीओ के पीछे रीजंस हैं। अब नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के, यहाँ पे हम इस वीडियो में आगे चलने के देखेंगे कि अब कंपनी की जो थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, और बाद में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है जो कि इसी सेक्टर में काम करती हैं उनके साथ में। सो ये कुछ ओके। तो यहाँ पर कंपनी की अगर हम लोग लिटिगेशंस की बात करते हैं तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर कंपनी ने दूसरे लोगों के ऊपर में 3 लिटिगेशंस कर रखे हैं। कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशंस एज ऑफ नाउ एज नहीं है, कंपनी के ऊपर भी नहीं है, प्रमोटर्स पे भी नहीं है, डायरेक्टर्स पे भी नहीं है। दैट्स फाइन, दैट्स गुड। कंपनी जो लोगो यूज़ करती है वो जो ग्लास और टेक्स है, ये वाला जो पर्टिकुलर ये रजिस्टर्ड है। बाकी सारे के सारे जो ये स्क्रबर बी एक्स ये वाले जो लोगोज हैं ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है। एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज हो चुके हैं, अगर ये ऑब्जेक्टेड यहाँ पर नहीं होता है तो रजिस्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये एक वाला जो लोगो है सनस्टार इस ये ऑब्जेक्ट हो चुका है, बट इसका कंपनी बोल रही है हम रिप्लाई दे चुके हैं। सो अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। उसके हिसाब से ही बाद में काम होगा आगे फ्यूचर के अंदर में। जो सनस्टार जो कंपनी मेन लोगो यूज़ कर रही है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का जो प्लांट है जो धुले वाली फैसिलिटी और कच्छ वाली जो दो फैसिलिटी है जहाँ पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट्स की, मकई को दूसरे प्रोडक्ट्स में यूज़ बनाने का काम जो चलता है जिस फैक्ट्रीज में, वो धुले में होता है और कच्छ में होता है। तो दोनों ही फैसिलिटीज़ कंपनी द्वारा खुद ऑन्ड हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरी द्वारा लीज पे लिया हुआ है। बट कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिसर जो आर&डी सेंटर है जो कि गुजरात के अंदर में है अहमदाबाद में, वो लीज पर है, वो कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है। सो अभी तक ये सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी की जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक जो सेल हो रही है वो लगभग यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं 70% के आसपास में 75% के आसपास में डोमेस्टिक से सेल आ रही है, और बाकी जो सेल आ रही है वो एक्सपोर्ट से भी आ रही है कंपनी की अच्छी खासी। इसको हम परसेंटेज वाइज देखते हैं यहाँ पर,
तो ये 1 सेकेंड, ये रही। सॉरी 65% के आसपास में जो सेल आ रही है वो डोमेस्टिक से आ रही है और 35% के आसपास में एक्सपोर्ट से आ रही है। बट यहाँ पर आप लोग ध्यान में देख रहे होंगे कि एक्सपोर्ट की जो सेल हो रही है वो बढ़ती जा रही है और मैक्सिमम जो बेनिफिट कंपनियों को मिलता है वो एक्सपोर्ट में ही मिलता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर में कंपनी के लिए। और पिछले 2 साल में कंपनी की जो एक्सपोर्ट की सेल है वो काफ़ी अच्छी खासी बढ़ी है। सो फ्यूचर में हो सकता है कंपनी और भी अच्छे खासे तरीके से अपने आप को एक्सपेंड करे, क्योंकि डोमे जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो देखो कितना भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। इसीलिए कंपनी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ पर डिपेंडेंसी जो हो रही है टॉप 10 कस्टमर्स पे वो रेगुलरली हर साल घटती ही जा रही है। नाउ दैट्स अगेन ए वेरी गुड थिंग। टॉप 20 कस्टमर्स के ऊपर में डिपेंडेंसी घट रही है, टॉप 10 पे भी घटती जा रही है, दैट्स अगेन ए गुड थिंग। कि अगर क्योंकि अगर डिपेंडेंसी एक दो कस्टमर्स या दो चार कस्टमर्स पे भी होती है तो अगर एक भी कस्टमर तो कहीं और शिफ्ट हो जाता है, दूसरी कंपनी की तरफ में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर कंपनी के हवा निकल जाते हैं। सो यहाँ पर वो भी प्रॉब्लम दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है नियर फ्यूचर में। अभी भी फिर भी डिपेंडेंसी अच्छी खासी है, बट नियर फ्यूचर के अंदर में उसके भी चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी बोल रही है कि ये एक थोड़ा सा कंपनी अपने आप में बता रही है कि हमारा एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी, कि हमारा जो इंग्रेडिएंट है, मेन जो प्रोडक्ट है वो है मेज, मक्का। अगर मक्के की कहीं पर हम लोग पैदावार या फिर कोई दिक्कत हुई पैदावार में फ्यूचर के अंदर में, या फिर हम सोर्स नहीं कर पाए मक्का, तो हमारी जो कंपनी है इसको काफ़ी बड़ा धक्का लग सकता है। तो एक तो मुझे सबसे बड़ा इशू ये लगा कंपनी के अंदर में कि कंपनी को एक ही प्रोडक्ट बेस्ड है रेवेन्यू सॉरी सप्लाई के अंदर में, तो सप्लायर्स में अगर दिक्कत आ गई एग्रीकल्चर के अंदर में तो कंपनी को बहुत बड़ा इशू फेस हो सकता है। दूसरा जो मेरे को इशू फेस होता है वो ये है कि कंपनी के जो ग्रुप कंपनी है एक, जिसको हम बोलेंगे संभव स्टार्च प्रोडक्ट एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ग्रुप कंपनी है जिसमें जो इस कंपनी के प्रमोटर इंटरेस्टेड है, मतलब जो आईपीओ ला रही है इस कंपनी में सेम प्रमोटर्स और उस कंपनी में भी सेम प्रमोटर्स हैं। तो जिनका काम है जो दोनों कंपनियों का वो सेम सा है। सो जो जब प्रमोटर्स सेम सी दो कंपनियों के अंदर में इंटरेस्टेड रहते हैं तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है कि फ्यूचर में जो लोग मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, वो कौन सी कंपनी के थ्रू बेनिफिट कमाने की कोशिश करना चाहेंगे। अगर वो जब तक आईपीओ जो लेके आ रही है इस कंपनी के थ्रू प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते चलेंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं। बट जो उनकी दूसरी कंपनी है ग्रुप कंपनी, अगर उसके थ्रू उन्होंने बेनिफिट कमाना चालू कर दिया, यही काम उस कंपनी के थ्रू चालू कर दिया उन्होंने, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि प्रमोटर लोग इन्वेस्टर्स के फेवर में काम कर रहे हैं या फिर दूसरी कंपनी के थ्रू अपने फेवर में काम कर रहे हैं, खुद के फेवर में पर्सनल फेवर में काम कर रहे हैं। तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में अराइज हो सकता है, ये संभव स्टार्च प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की वजह से। तो ये मेरे को दो इश्यूज मेनली लगते हैं इस कंपनी के फ्यूचर के अंदर में आ सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ कंपनी ने आरएचपी में बोला है कि जो प्रमोटर लोग उन्होंने कहा है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर में नहीं जाएंगे, इस टाइप के कोई भी लाइन ऑफ प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो। अभी तो वो ऐसा बोल रहे हैं, बट फ्यूचर में चले जाएं तो ये एक रिस्क हमेशा है। क्योंकि अगर अगर आपको जाना ही नहीं है वैसे किसी लाइन के अंदर में तो वो कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो, बंद करो या फिर इसमें सम्मिलित करो उसको, राइट, इसमें मर्ज करो उसको। बट ऐसा भी वो नहीं कर रहे हैं अभी तक, एज ऑफ नाउ उन्होंने नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर में खटास दिखती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि हम लोग एक बार बैलेंस शीट को भी नज़र डाल लेते हैं कंपनी के ऊपर में। सो बैलेंस शीट कंपनी की यहाँ पर लगभग 527 करोड़ रुपए की है आज के दिन, जिसमें से जो 527 करोड़ की जो बैलेंस शीट एसेट्स हैं इतने टोटल पैसों के, उसमें से कंपनी के जो खुद के जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं उसमें से 253 करोड़ रुपीज़ हैं। बाकी जो पैसा है वो लोन के थ्रू आया हुआ पैसा है या फिर माल उठाया लिया है बट पेमेंट हुआ नहीं है, ऐसा पैसा है। यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स की भी बात करते हैं जो कि एक अच्छा खासा बड़ा सेगमेंट है, 117 करोड़ रुपए का ट्रेड रिसीवेबल्स है, बट उसमें भी कोई इश्यू खास है नहीं अगर हम लोग यहाँ पे फोटो पे ध्यान देते हैं इस वाली स्क्रीनशॉट के ऊपर में। सो ट्रेड रिसीवेबल्स विद इन 6 मंथ्स के ही बने जा रहे हैं, उससे पुराने यहाँ पर रह नहीं रहे, इसका मतलब एक साइकिल बंधी हुई है, वो भी कोई इश्यू यहाँ पर नज़र नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं एक इश्यू और आया था, दैट इज़ कि कंपनी की जो सेल हुई है इस साल 2024 के अंदर में, यहाँ पर 2023 से 2024 के अंदर में अगर आप सेल पे ध्यान दे रहे हैं तो ये पिछले साल थी 1200 करोड़ के आसपास में, इस साल हुई है 1067 करोड़ की सेल हुई है।
तो यहाँ पर एक डिक्रीज आया हुआ है। तो डिक्रीज आने के पीछे कंपनी ने एक रीज़न बताया है आरएचपी के अंदर में कि इनका एक जो बॉयलर है वो 2 महीने के मेंटेनेंस के ऊपर में रहा था एक फैसिलिटी के अंदर में, जिसकी वजह से इनका जो आउटपुट निकल के आया फैक्ट्री से वो काफ़ी कम था, जिसकी वजह से इनकी सेल है वो हिंडर हुई है। ऐसा कंपनी ने आरएचपी में बताया है। ये पीछे रीज़न, और इसका रीज़न ये रहा, कच फैसिलिटी है उसके अंदर में, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने रीज़न बताया है। सो ओके नाउ इस मेरे को तो अभी तक कोई कुछ खास दिक्कत नज़र आई नहीं आरएचपी के अंदर। जो दिक्कत नज़र आई वो हमने डिस्कस की है। और इसी के साथ में हम लोग थोड़ा एक बार कंपैरिजन करके भी देख लेते हैं कि अगर आईपीओ में लिस्ट होना चाहती है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट इसको कहाँ तक वैल्यू दे सकता है। तो जो स्टॉक मार्केट ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, मार्केट ने जो उनको वैल्यू दे रखी है उनके आसपास में ही देना चाहिए। तो उसके लिए हमें कमाई को देखना पड़ेगा और वैल्यू को देखना पड़ेगा, इन्होंने कितनी ज़्यादा लगाई है कितनी कम लगाई है जो लिस्टेड कंपनी उनके मुकाबले, राइट। तो उसको अगर हम देखते हैं तो पहले हम इनका पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम पीई रेशियो निकालते हैं तो कंपनी की लेटेस्ट कमाई हुई है 66 करोड़ की। तो 66 करोड़ और कंपनी ने पूरी वैल्यू लगाई अपनी 1731 करोड़ की। तो यहाँ पर 1731 डिवाइडेड बाय 66 करोड़, तो यहाँ पे 26 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको हम कंपेयर करते हैं तो 17 का पी रेशियो कितना निकल के आया था, 26 का पी रेशियो। ओके, सो इसके मुकाबले कम कमाई कर रही है, इस कंपनी के मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है। और ये कौन सी कंपनी है, सुखजीत स्टार्स केमिकल्स। सो ये जो कंपनियां हैं ये सिमिलर सा ही काम करती हैं। इसका भी जो कमाई है ये भी अच्छी कमाई कर रही है, आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी के मुकाबले। सो जो वैल्यू लगाई है वो थोड़ी ज़्यादा लगाई है कमाई के हिसाब से जो लिस्टेड कंपनी है उनके मुकाबले। नेक्स्ट अगर एक बार पीबी रेशियो भी देख लेते हैं ताकि हमें कमाई का एक सही आंकलन मिल जाए। सो पीबी रेशियो, कंपनी पैसे कितने उठा रही है जो कंपनी के पास में जाने वाले 400 करोड़ रुपए। कंपनी की जो नेटवर्थ है एट प्रेजेंट वो कितनी है 215 करोड़ रुपए। 400 प्लस 215 तो ये 615, 15 करोड़ रुपए हम बाय साइड में कर देते हैं, 600 करोड़ के आसपास से हिसाब से ले लेते हैं, 6×4=18। सो लगभग 3 का पीबी रेशियो निकल के आता है। सो 3 के पीबी रेशियो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो इसका है 2.23, इसका है 2.13 और इसका है 1.45। सो जो वैल्यू है नेटवर्थ के हिसाब से वो भी कंपनी ने ज़्यादा लगाई है, आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी ने। सो यहाँ पर क्लियर कट कंपनी का तरफ से डेटा दिख रहा है कि कंपनी और जो स्टॉक मार्केट वो ऑल टाइम हाई के ऊपर में है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अपनी वैल्यू को जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, पीयर ग्रुप है, उसके उनके भी ऊपर ज़्यादा वैल्यू लगा करके एक ओवर कॉन्फिडेंस कंपनी की तरफ से मेरे को दिखता है कि जो ऑल टाइम हाई के ऊपर में है, लोग धड़ल्ले से बिना आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। और यही फ़ायदा उठा के कंपनी ने यूजुअली क्या है, कंपनी जो आईपीओ लेके आती हैं वो लिस्टेड जो कंपनी है उनसे कम वैल्यू के ऊपर में आईपीओ लेके आती हैं ताकि उनको एक सब्सक्रिप्शन मिले, लोग उनमें पैसा लगाएं इनिशियली ताकि इंटरेस्ट दिखाएं कंपनी के अंदर में। बट यहाँ पर कंपनी को दिख रहा है कि लोग आंख बंद करके वैसे ही पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो कुछ भी वैल्यू पे ले आओ लोग तो पैसा लगाएंगे। इसीलिए कंपेरिजन बेसिस पे अगर देखते हैं पी पीबी रेशियो के हिसाब से तो दोनों ही बेसिस के ऊपर में कंपनी यूजुअली हार रही है। सो अब ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू है कि नहीं है, अब देखो एक बूम बनता है आईपीओ का, तो अगर वो बूम बन जाता है, देखो कंपैरिजन बेसिस पे तो वैल्यू है नहीं। और कंपनी अच्छी है, ठीक है, काम भी अच्छा कर रही है, लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी ऐसा उम्मीद भी दिख रही है कंपनी के आईआरएचपी को देखते हुए, कंपनी के अब तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए। बट एट प्रेजेंट आज के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड दिख रही है कंपैरिजन के हिसाब से भी और वैसे भी, दोनों ही तरीकों से। अब एक हवा बनती है तो हवा अगर ज़्यादा बन जाती है जीएमपी के ऊपर में तो ऊपर भी खुल सकता है, लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बट अब हवा कितनी बनती है वो तो यहाँ पर डिपेंड करेगा, और हवा अच्छी खासी यहाँ पर बनती हुई अब तक दिख भी रही है। बट एक बार लास्ट फाइनल डे जो होता है सनस्टार का यहाँ पे जो 23 जुलाई है, अप्लाई करने से पहले 23 जुलाई को एक बार जीएमपी चेक कर लें, राइट, उसी के हिसाब से देख लें, क्योंकि कंपैरिजन और रिसर्च के हिसाब से तो ज़्यादा लिस्टिंग गेंस की उम्मीद नहीं है। फिर भी एक हवा बन जाती है तो बन जाती है, राइट। बट ज़्यादा लंबे समय के आईपीओ खुलने के बाद में होल्ड करना मेरे को थोड़ा सा रिस्की लग रहा है इसके अंदर में। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो फिर एक अच्छी कंपनी हो सकती है। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।
बाकी हाँ, फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार आपको अपनी और रिसर्च करनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछना है, उसके बाद में ही फाइनल डिसीजन लेना है, उससे पहले नहीं। सी यू टुमारो।